नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुके हैं, उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, वो वीडियो आप सबने देखे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आनुवांशिकी के कुछ हिस्से अपनों ने कर लिए थे, जैसे मेंडल के नियम अपनों ने कर लिए थे, मानव में लिंग निर्धारण अपनों ने कर लिया था। कुछ हिस्से बाकी है जो आज अपने करेंगे, और एक जो लास्ट अपनी क्लास होगी, उस लास्ट क्लास में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज हो जाए। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो टॉपिक है मेंडल के नियमों के अपवाद। मेंडल के नियम तो अपनों ने पढ़ लिए थे, लेकिन मेंडल के नियमों के कुछ अपवाद भी आज अपन पढ़ेंगे। मेंडल के नियम के अपवाद। पहला अपने नॉर्मल सा आप हेडिंग लगा लें, मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के नियमों के अपवाद, नियमों के अपवाद। सबसे पहले अपन जिस नियम के अपवाद के बारे में जिक्र करेंगे वो है प्रभाविता का नियम। पहला नियम पढ़ा था अपनों ने, प्रभाविता का नियम, और उसी नियम का अपने पढ़ेंगे अपवाद। और आपको एक चीज तो पक्की याद ही होगी कि जो दूसरा नियम है स्वतंत्र प्यून का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, उसका तो कोई अपवाद है ही नहीं। प्रभाविता के एक ही नियम का अपवाद है और स्वतंत्र प्यून के नियम का भी अपवाद है। इन दोनों का अपवाद देखेंगे। तो जो प्रभाविता का अपवाद है वो 2 है, आपको दोनों लिखवाएंगे होंगे। पहले की बात कर लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, जिसे आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले इसका उदाहरण कौन है, आपको उदाहरण याद रखना है। इसका उदाहरण है मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा या स्नैपड्रैगन पादप, स्नैपड्रैगन पादप। इनमें भी ये किस्म होती है तो इनके पुष्प के रंगों में होती है, पुष्प के रंग में। जो मिराबिलस जलापा का पुष्प है उसके रंग में अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। प्रभाविता का नियम क्या था कि F1PD में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही नजर आएंगे, अप्रभावी लक्षण नजर नहीं आएंगे। अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण नजर आते हैं। और इसका उदाहरण कौन है, मिराबिलस जलापा या स्नैपड्रैगन पादप। और इसमें कौन सी चीज में होता है, तो पुष्प के रंग में, पुष्प के रंग में पाई जाती है अपूर्ण प्रभाविता। आगे देख लें। इसमें जो पुष्प का रंग होता है, एक तो होता है आर, जिसे अपन बोलते हैं लाल, और आर मैंने कैपिटल लिखे हैं तो तय सी बात है ये प्रभावी है। और फिर मैं इधर लिख रहा हूं आर स्मॉल, तो सिंपल सी बात है अप्रभावी है या रिसेसिव है। और ये होते हैं सफेद, ये होते हैं सफेद। इन दोनों को जनक कहा जा सकता है, जनक। और इनमें कौन सा विभाजन करवाएं कि युग्मक बन जाए, अब तक तो याद ही हो गया होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन करवाना है अपने को अर्धसूत्री, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर, यहां पे आ जाएगा स्मॉल आर, और इन दोनों के संकरण से अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और ये पीडी कौन सी है, F1PD। और F1PD के लिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखने चाहिए, अप्रभावी लक्षण दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अप्रभावी लक्षणों को दबा देते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे पुष्प ये सारे सारे कैसे होने चाहिए, लाल पुष्प होने चाहिए, क्योंकि लाल रंग क्या है, प्रभावी है। वहीं सफेद रंग क्या है, सफेद रंग अप्रभावी है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो F1PD में जितने भी पुष्प होते हैं उनका रंग आता है गुलाबी, उनका पिंक कलर आता है भाई, गुलाबी कलर आता है, ना तो लाल आता है ना ही सफेद आता है। इसका मतलब इसमें जो लाल है ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है और सफेद पूर्ण रूप से अप्रभावी नहीं है। ये उदाहरण किसका हो गया, अपूर्ण प्रभाविता का। चेकर बोर्ड बना लेते हैं। F1PD के स्वपरागण द्वारा, F1PD के स्वपरागण द्वारा
F2PD प्राप्त करना। F1PD का स्वयं परागण करवाएंगे तो अपने को कौन सी पीडी मिल जाएगी? F2PD मिल जाएगी। F1PD क्या थी? कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे अपने चेकर बोर्ड बना लें, चेकर बोर्ड से प्राप्त कर लेंगे, चेकर बोर्ड द्वारा, चेकर बोर्ड द्वारा। और इसका दूसरा नाम क्या है? पुन्नेट वर्ग, या फिर लिख दे पुन्नेट वर्ग द्वारा। बना लेते हैं भाई अपने चेकर बोर्ड या पुन्नेट वर्ग। सिंपल सा आपको सिखा दिया था कैसे खाने बनाने हैं, किसको किस में डिवाइड करना है। उम्मीद है आप सबको याद होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसको अपने दो भागों में बांट लो, नर मादा, और फिर युग्मक लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। यहां क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां स्मॉल आर स्मॉल आर। अब मैं यदि फिनोटाइप लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं मैं फिनोटाइप। और आप जानते होंगे फिनोटाइप क्या आएगा? ये तो लाल है, ये गुलाबी है, ये गुलाबी है, और ये सफेद। तो फिनोटाइप आएगा 1:2:1। एक क्या यहां पर? लाल। 2 क्या यहां पर? गुलाबी। और 1 क्या यहां पर? सफेद। यदि आप इसका जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप यही आएगा 1:2:1। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यह प्रभाविता के नियम का पहला अपवाद हो गया, और इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जो स्टूडेंट पहले की वीडियो देख चुके हैं उन्होंने मेरे को कंप्लेन किया था कि बैकग्राउंड को लेकर कोई समस्या है, तो आज मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। ये बैकग्राउंड भी यदि थोड़ा सा आंखों को चुभ रहा हो, या देखने में कोई दिक्कत हो रही हो, या थोड़ी बहुत भी विजन प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मेरे को फिर से बता देना, मैं फिर से कोई नया बैकग्राउंड ट्राई कर लूंगा या दूसरा बैकग्राउंड चेक कर दूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। एक पीपीटी वाली प्रॉब्लम बच्चे बता रहे हैं, वो मैं डलवा दूंगा। आज जितनी भी अपनी क्लासें हुई है उसमें जो मेरी हैंड रिटन पीपीटीज है वो मैं डलवा दूंगा, वो टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी, मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा सर को बोलकर ना। तो ये अपने प्रभाविता के नियम का पहला अपवाद हो गया, और इसको बोलते हैं अपने अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन मैंने उसी दिन भी बोला था इसके 2 अपवाद होते हैं भाई प्रभाविता के नियम। तो एक तो होता है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा होता है सह प्रभाविता या को डोमिनेंस। उसको ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ना, विस्तार में नीट के या 11th-12th बायो के बच्चे पढ़ते हैं, अपने यहां ज्यादा विस्तार से नहीं, अपने केवल नाम है। तो नॉर्मली आप नाम देख लें, हेडिंग लगा लें नॉर्मल सी, सह प्रभाविता, सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। सह प्रभाविता या को डोमिनेंस, इसमें सभी जो ट्रेड्स हैं, सभी जो लक्षण हैं, वो बराबर मात्रा में प्रभावी है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल, आपको केवल एग्जांपल याद रखना है, इसमें केवल आपको एग्जांपल ही पूछता है। मानव में एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह, मानव में एबीओ रक्त समूह। इंसान में जो ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम होता है उसमें जो एबीओ रक्त समूह वाला सिस्टम होता है वो अपने सह प्रभाविता का उदाहरण है। और आपको पता हो तो एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। एबीओ रक्त समूह की बोल रहा हूं, सह प्रभाविता की नहीं बोल रहा। कार्ल लैंड स्टीनर। तो ये अपने प्रभाविता के नियम के अपवाद की बात हो गई। उसके बाद अपना नियम था पृथक्करण का नियम, और वो तो मेंडल का एकमात्र नियम है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। हालांकि बायो में वैसे भी अपवाद कम होते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बायो में बहुत ही कम एक्सेप्शंस होते हैं। तो पृथक्करण के नियम का तो कोई अपवाद है ही नहीं, वो तो एकदम शुद्ध नियम है, कोई अपवाद नहीं है। और उसका क्वेश्चन भी बन सकता है, मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई भी अपवाद है ही नहीं? तो पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है। लेकिन तीसरा नियम अपने पढ़ा था स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या बोलता है? एक साथ यदि 2 या 2 से ज्यादा लक्षणों की वंशागति हो रही है तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होगी। जबकि कुछ जीन होते हैं जो साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और इसका जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, इसका देखना अपने को अपवाद, अपवाद।
इसके अपवाद को बोलते हैं बच्चों सहलगनता। सहलगनता, सहलगनता होती क्या है? जिनों के साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति ही सहलगनता है। जिनों के साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति या होने का गुण, वंशागत होने का गुण सहलगनता है। साथ साथ वंशागत होने का गुण सहलगनता है। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि सहलगनता की खोज किसने की थी? तो याद रखना, सहलगनता की खोज की थी टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है अपने पास कि सहलगनता की खोज तो टीएच मॉर्गन ने की, पर किस में की? तो ध्यान रखना, यह की गई थी फल मक्खी में। फल मक्खी, इसको आप लिख सकते हो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो ये अपने मेंडल के नियमों के अपवाद की बात हो गई भाई। अपवाद कौन कौन हुआ भाई मेंडल के नियमों का? प्रभाविता के नियम के तो 2 अपवाद हो गए, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं। और स्वतंत्र अप्यूर्ण के नियम का अपवाद कौन है? सहलगनता, जिसके बारे में अपनों ने बात कर ली है। अब इससे अपन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अपने अब शिफ्ट हो जाएंगे न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? न्यूक्लिक एसिड काम क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड एक ही बात है। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग होगा भाई न्यूक्लिक अम्ल। अगला हेडिंग है अपना न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो पहली चीज अपने को देखनी है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिस्र ने। फ्रेडरिक मिस्र या मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर लिखने, फ्रेडरिक मिस्चर। इस बंदे ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी और इस बंदे ने न्यूक्लिक अम्ल का नाम क्या दिया था? नाम दिया था न्यूक्लीन। न्यूक्लीन, न्यूक्लीन। खोज किस में की थी? मवाद कोशिका में, पस सेल में। खोज किस में की भाई? मवाद कोशिका में, मवाद कोशिका। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिस्चर ने। नाम क्या दिया? न्यूक्लीन। किस में खोज की? मवाद कोशिका। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर फिर न्यूक्लिक अम्ल नाम कहां से आया? तो वो किसी और साइंटिस्ट ने दिया भाई। न्यूक्लिक अम्ल नाम अल्टमान ने दिया था। अल्टमान के द्वारा दिया गया। अल्टमान के द्वारा दिया गया। अल्टमान के द्वारा दिया गया। एक अल्टमान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल के एग्जाम्पल कौन है? उदाहरण, न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण हैं डीएनए और आरएनए। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिस्र ने। नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मिस्र ने नाम क्या दिया? न्यूक्लीन नाम दिया। खोज किसमें की? मवाद कोशिकम की। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया? अल्टमान ने दिया। इसके उदाहरण क्या है? डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नॉर्मली परिभाषा की बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल करते हैं क्या अपने शरीर में? इनके द्वारा या इसके द्वारा, या नॉर्मली मैं लिख दूं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा आनुवांशिकता। याद है ना बच्चों, आनुवांशिकता क्या था? हेरिडिटी। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो नाम दिया था, के द्वारा आनुवांशिकता तथा प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का नियंत्रण किया जाता है।
प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। आनुवांशिकता को भी नियंत्रित करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करते हैं। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। पहले अपन बात कर लेंगे डीएनए के बारे में, फिर बात कर लेंगे अपने आरएनए के बारे में। तो देख लें, अगला हेडिंग लगा ले अपने, डीएनए। डीएनए इसका पूरा नाम ब्रैकेट में यहीं पे लिख लें, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम अपने को याद रखना है, दैट इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का खोज किसने किया? नॉर्मली वही लिखना है, जिसने न्यूक्लिक एसिड का खोज किया वही डीएनए की खोज करेगा। कौन? फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर। इसमें ज्यादा सोचने वाला इश्यू नहीं है। दो वैज्ञानिक आए थे, फ्रैंकलिन और विल्किंसन। फ्रैंकलिन और विल्किंसन, उन्होंने डीएनए का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा किया गया था। तो अगला लाइन लिखने से, डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा अध्ययन, क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा अध्ययन फ्रैंकलिन व विल्किंसन के द्वारा किया गया। नाम से इसे लिख देता हूं भाई, विल्किंसन के द्वारा किया गया। इस चीज को अपने को याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद क्या रखना है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। खोज किसने की? फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा अध्ययन किसने किया? फ्रैंकलिन ने और विल्किंसन। फ्रैंकलिन ने और विल्किंसन ने। अगला लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल किसने बनाया? डीएनए में दो रज्जुक होती है, दो लड़ियां होती है। डीएनए भी कई टाइप का होता है बच्चों, ए बी डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, लेकिन अपने यहाँ पे सिलेबस में केवल बी डीएनए ही आता है, बाकी सारे डीएनए नहीं आते। तो मैं नॉर्मली जो भी बातें कर रहा हूँ वो सारी बी डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो राइट हैंड साइड में उसकी कुंडली होती है, इसमें दो लड़ियां होती है और दोनों लड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। जैसे अपने रस्सी में जुड़ी हुई होती है, ठीक वैसे ही डीएनए की लड़ियां आपस में एकदम जुड़ी हुई होती है। तो डीएनए का द्विरज्जुकीय प्रारूप, या मैं बोल सकता हूं डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया। वॉटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया। दो बंदे बच्चों, एक का नाम है वॉटसन, दूसरे का नाम है क्रिक। तो ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। दो बंदे थे, दोनों ने मिलकर इस मॉडल को दिया था, वॉटसन और क्रिक में। इसके बारे में विस्तार से मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन पहले अपने अगली स्लाइड में ये देख लेंगे डीएनए बना किसका होता है, डीएनए के अंदर होता क्या क्या है, डीएनए का संगठन क्या क्या है। डीएनए एक पॉलीमर है, पॉलीमर जो मतलब काफी सारे अणुओं से मिलकर बनाओ, एक से ज्यादा अणुओं से मिलकर बनाओ, वो पॉलीमर होता है या बहुलक होता है। डीएनए भी एक पॉलीमर ही है। तो डीएनए बना किस किस चीज से? डीएनए का संगठक क्या है, डीएनए के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन है, कौन कौन से पार्ट है जिनसे मिलकर डीएनए बना है। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हम भी काफी प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे भी विनम्र निवेदन है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम बढ़ाएं, आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आपको कोई भी इश्यू है तो या कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे और आगे उसमें और बेटर देने का ट्राई करेंगे। आगे देख लें डीएनए के संगठक, डीएनए के कंपोजिशन, डीएनए के संगठक।
डीएनए किस किस चीज से मिलकर बना है? तो ध्यान रखना डीएनए में मेनली होती है भाई तीन चीजें। पहला है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। दूसरा डीएनए में है भाई नाइट्रोजनी बेस, N2 क्षारक, N2 क्षारक या नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह है H3PO4, H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए के अंदर तीन चीजें होती है, एक तो होती है पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप। कोई पूछ ले पेंटोज शर्करा में कौन सी होती है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा। पेंटोज शर्करा में कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना है? डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला क्या है? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा में कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह। अब इनको थोड़ा थोड़ा आगे और डिटेल में ले लेते हैं। पेंटोज शर्करा का तो डिटेल अपने इतना ही लेंगे कि पेंटोज शर्करा कौन सी है, कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। नाइट्रोजनी क्षारक को अपने को थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा, तो अगली स्लाइड में देखते हैं भाई। नाइट्रोजनी क्षारक, ध्यान रखना बच्चों, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पाइरीमिडीन या पिरीमिडीन। एक तो क्या होते हैं भाई? प्यूरिन, प्यूरिन। एक होते हैं पिरीमिडीन, पिरीमिडीन। नाइट्रोजनी क्षारक भी कितने टाइप के हैं भाई? दो टाइप के, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन का उदाहरण कौन कौन है? प्यूरिन के दो उदाहरण है बच्चों, एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन, जी। पिरीमिडीन के उदाहरण यहां हैं। वैसे तो बच्चों पिरीमिडीन तीन होते हैं, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। लेकिन यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता, केवल यहां पे सी और टी होते हैं, सी और टी, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन जिसे अपने बोल देते हैं भाई सी, और क्या होता है? थायमिन, थायमिन जिसे अपने बोल सकते हैं टी। तो डीएनए में तीन चीजें होती है, कौन कौन सी? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक खुद कितने टाइप के? दो टाइप के, प्यूरिन और पिरीमिडीन, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन कितने टाइप के? दो टाइप के, कौन कौन सा? एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। पिरीमिडीन होते तो तीन टाइप के हैं, पिरीमिडीन ये होते तो तीन टाइप के, लेकिन डीएनए में दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन। तो आपको पूछ ले कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता, तो उसका उत्तर जाएगा यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ध्यान रखना, यूरेसिल जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो डीएनए में उपस्थित नहीं होता। जब मैं आरएनए करूंगा तो आरएनए में वहां पे लिखवा दूंगा यूरेसिल। यहां मैंने क्या लिखवाया? थायमिन। वहां पे ये थायमिन नहीं लिखूंगा, वो गायब कर दूंगा। तो ये दो कंफ्यूजन रहते हैं भाई, यूरेसिल का और थायमिन का। यूरेसिल तो एब्सेंट रहता है डीएनए में और थायमिन एब्सेंट रहता है आरएनए। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अपने बात करें फॉस्फेट समूह की, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट क्या है? फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह है। इसके बारे में जो खास बात आपको याद रखनी है वो ये बात रखना है कि डीएनए ऋणात्मक अणु है, डीएनए ऋणात्मक अणु है, ऋणात्मक अणु है। पर क्यों ऋणात्मक अणु है? फॉस्फेट समूह की उपस्थिति के कारण, फॉस्फेट समूह की उपस्थिति के कारण, फॉस्फेट समूह की उपस्थिति, उपस्थिति के कारण। तो ध्यान रखना डीएनए कैसा अणु है भाई? नेगेटिव अणु है। और नेगेटिव क्यों है? फॉस्फेट समूह की उपस्थिति के कारण। फॉस्फेट ग्रुप डीएनए को क्या बना देता है भाई?
नेगेटिव बना देता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या बनाएगा, डीएनए को नेगेटिव बनाएगा। फिर डीएनए के बारे में कुछ नॉर्मल सी चीजें आपको याद रखनी है। नॉर्मली बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। डीएनए द्विरज्जुकीय होता है, द्विरज्जुकीय होता है। कुल मिलाकर इसमें लड़ियां दो होती है और दोनों ही एक दूसरे पर दक्षिणावर्त कुंडलन में होती है। अरे अपने राइट हैंड से रस्सी बनाते हैं ना घर पे, वैसे होती है, दक्षिणावर्त कुंडलन होता है इन पर। डीएनए द्विरज्जुकीय होता है। डीएनए आनुवांशिक रूप से स्थायी है। डीएनए आनुवांशिक रूप से स्थायी होता है, आनुवांशिक रूप से स्थायी होता है, मतलब इसमें बार बार चेंज नहीं होता है, ये स्टेबल होता है और लगभग सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लगभग सभी जीवों में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। तो ध्यान रखना, फॉस्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण तो डीएनए कैसा है, नेगेटिव है। डीएनए होता कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, द्विरज्जुकीय। डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुकीय होता है, इसमें लड़ियां कितनी होती है, 2। और डीएनए को आनुवांशिक रूप से डीएनए क्या होता है, स्थायी, एकदम स्टेबल होता है डीएनए आनुवांशिक रूप से। और ये लगभग सभी जीवों में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद अपने शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में कहां पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। डीएनए सेल के या कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका में कहां होगा, कोशिका के केंद्रक में होगा। और ध्यान रखना, पाया कैसा जाता है, रेखा के समान रेखीय डीएनए पाया जाता है, रेखीय डीएनए पाया जाता है। लेकिन दो आपको अलग से कुछ चीज याद करनी पड़ेगी जो दूसरी जगह भी होते हैं, उनके बारे में भी जिक्र करना जरूरी है। एक तो बच्चों है हरित लवक, और एक है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, इन दोनों में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है भाई, वृत्ताकार डीएनए। और इनके पास खुद का डीएनए होता है, हरित लवक के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इसलिए इन्हें बोलते हैं अर्ध स्वायत्त शासी अंग। अर्ध, इन दोनों को क्या बोल दूंगा मैं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग। अरे स्वायत्त बोले तो स्वतंत्र, तो थोड़े से स्वतंत्र है ये, आधे, पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि इनके पास खुद का क्या है, डीएनए है। तो डीएनए के बारे में अभी बहुत सारी चीजें मेरे को आपको बतानी है, लेकिन सर ने क्लास के टाइम का इशारा कर दिया है, टाइम हो गया है। तो आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे बता दें। धन्यवाद।